इस कार्यक्रम में, इस लाइव चर्चा में। और यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम आज थोड़ा विलंब से, कुछ तकनीकी असुविधाओं के कारण यह थोड़ा विलंब से शुरू हो रहा है, लेकिन चलिए शुरू हो चुका है। तो आज का जो विषय है ज्योतिष के ऊपर है, और जैसा कि बताया गया था कि सप्ताह में एक दिन हम ज्योतिष पे चर्चा करेंगे। वैसे भी आज सोमवार है और कुछ चर्चाएं हम आज करने वाले हैं। विषय है चंद्रमा का प्रभाव। अब इस विषय को क्यों लिया गया है, चंद्रमा के प्रभाव को क्यों लिया गया है? क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, साफ साफ देखा जा सकता है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है उसे स्पष्ट रूप से साफ साफ देखा जा सकता है। इसीलिए प्रारंभ हम चंद्रमा के प्रभाव से करेंगे। वैसे ग्रहों की श्रृंखला में अगर कोई पहला ग्रह आता है तो वो सूर्य है। वो स्वयं सूर्य देव है, सभी ग्रहों को देव मानना चाहिए, वो देवता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बस देवता और ब्रह्म का फर्क भी समझना चाहिए। देवता कहने का मतलब क्या होता है यह भी जानना चाहिए। और सारे ग्रह देवता हैं, तो सबसे पहला जो ग्रह आता है वो सूर्य देव हैं। सूर्य देव सबसे पहले ग्रह है। लेकिन आज हम चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव भी प्रत्यक्ष है, स्थूल प्रभाव भी है, सूक्ष्म प्रभाव भी है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव हमें और प्रत्यक्ष दिखाई देता है क्योंकि सबसे नजदीक है। और चंद्रमा का प्रभाव सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रभाव सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से दिखाई देता है। अगर सूक्ष्म की बात करें और स्थूल की बात करें तो समुद्र में उठने वाली लहरों पर चंद्रमा का प्रभाव दिखाई देता है। हमारे मन के, अगर सूक्ष्म की बात करें तो मन के ऊपर भी चंद्रमा का प्रभाव दिखाई देता है। और सबसे बड़ा प्रमाण आपको अगर चाहिए चंद्रमा के प्रभाव का, तो चंद्रमा एक स्त्री ग्रह की अगर हम श्रेणी दें तो एक स्त्री ग्रह है। स्त्री ग्रह कहने का तात्पर्य वो कोई स्त्री नहीं है। स्त्री ग्रह कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें फेमिनिन हैं उन सब पर विशेष प्रभाव चंद्रमा का मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है मासिक धर्म। मासिक धर्म जो है वो चंद्रमा के अनुसार 28 दिन में चंद्रमा अपनी परिक्रमा को पूर्ण करता है। 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर लेता है, बदल लेता है, मात्र 2.25 दिन में। जहां पर बृहस्पति 1 वर्ष में राशि का परिवर्तन करता है और 12 वर्षों में परिक्रमा पूर्ण करता है, वहां पर चंद्रमा मात्र 28 दिन में ही परिक्रमा पूर्ण करता है और 2.25 दिन में राशि भी परिवर्तित कर लेता है। तो आपका माइंडसेट 2 दिन में बदलेगा जरूर, यह ध्यान रखिएगा और आप चेक कर लीजिएगा। आप किसी भी मूड में हो, बदलाव आ जाएगा। 2 से 2.25 दिन में आपके मानसिक स्तर में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। अगर आप किसी भी, मान लीजिए आप डिप्रेशन में हैं, मान लीजिए आप भयभीत हैं, तो 2.25 दिन बाद आप जरूर उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा, उस भय में कमी आ जाएगी। अगर कुछ ज़्यादा ही चंद्रमा खराब हो गया तो भय में वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वो एक अलग विषय है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की अवस्था क्या है वो एक अलग विषय है। लेकिन हम देख सकते हैं चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव समुद्र के ऊपर, चंद्रमा का प्रभाव मन के ऊपर, चंद्रमा का प्रभाव आपके
स्त्री जीवन पर, विशेष करके महिलाओं के जीवन पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। इसलिए चंद्रमा माता का कारक भी बनता है, स्त्री कारक भी बनता है, जल तत्व पर उसका बहुत प्रभाव होता है, पानी के ऊपर उसका बहुत प्रभाव होता है। इसलिए चंद्रमा का कारक जल भी है। और कैसा जल? गहरा जल, अथाह जल, थोड़ा बहुत जल नहीं, थोड़ा बहुत जल नहीं, किसी नदी, मतलब नदी तो कह सकते हैं, लेकिन किसी नाले का जल नहीं, किसी छोटे से तालाब का जल नहीं। अगर चंद्रमा को अगर हम जल रूप के में देखते हैं तो सागर का जल, बहती हुई नदी का जल, या कोई जल का स्रोत हो, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऐसे स्थान हो, तो वहां पर भी चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। जिस व्यक्ति के, जिस जातक के लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ है, तो ऐसी स्थानों पर उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई ऐसा स्थान जो नदी के किनारे हो, कोई ऐसा स्थान जो सागर के किनारे भी हो। और वैसे सागर से हम राहु को भी थोड़ा देखते हैं। राहु चंद्रमा में ये समानता पाई जाती है कि राहु से भी हम मन की क्रियाओं को देखते हैं और चंद्रमा से भी हम मन की क्रियाओं को जरूर देखते हैं। लेकिन आज विषय मुख्य रूप से चंद्रदेव का है, चंद्रमा का है। तो चंद्रदेव का जो प्रभाव है उस पर हम आज अध्ययन किए जा रहे हैं, आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का प्रभाव मन के ऊपर, अगर माइंड की जो स्टेबिलिटी है, मन के अंदर जो चलने वाले विचार हैं, मन की जो स्थिति है, उसके साथ हम चंद्रमा को जोड़ के देखते हैं। चंद्रमा एक और चीज है, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं करता। हां, ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु भाव आता हो, जैसे बुध के अंदर चंद्रमा के प्रति शत्रु भाव आता है, लेकिन चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। अगर आप ज्योतिष विद्या के अनुसार जाएंगे, चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। वृषभ राशि में ही ये मूल त्रिकोण का होता है, वृषभ में ही उच्च का होता है। ऐसी चंद्रमा के बारे में बताया जाता है। तो चंद्रमा किन किन चीजों का कारक है? तो सबसे बड़ी चीज जो है आपके मन का कारक, आपकी मानसिक स्थिति को दिखलाता है। आपकी मानसिक स्थिति, अगर आपको मानसिक स्थिति को देखना है तो चंद्र कुंडली को देखना चाहिए। इसलिए चंद्र कुंडली को भी लग्न कुंडली के बराबर का दर्जा दिया जाता है। अर्थात आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसको लग्न बनाकर देखना, उसको केंद्र में रखकर, प्रथम केंद्र में रखकर, 4 केंद्र है तो प्रथम केंद्र में रखकर कुंडली देखनी चाहिए, जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। अगर लग्न कुंडली में कोई दोष नहीं है और चंद्र कुंडली में दोष है तो दोष माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर लग्न कुंडली में मंगल दोष नहीं है, चंद्र कुंडली में मंगल दोष बन रहा है तो दोष माना जाएगा। तो जब भी आप अपने जीवन को देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं, चंद्र कुंडली से देखते हैं, तो जरूर देखें, और वो आपकी मानसिक स्थिति को बताता है, मानसिक स्थिति को बताता है। और चंद्रमा स्थूल रूप से आपको दिखाई देगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मासिक धर्म के बारे में बताया कि 28 दिनों पर ये साइकिल ये चलता है, मून साइकिल है ये। बहुत सारे, अगर आप छोटी छोटी बातों को उठाएंगे तो ज्योतिष विज्ञान कहता है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, यहां तक कि पौधों में भी छोटे छोटे परिवर्तन 28 दिनों पे आते हैं। तो ये चंद्रमा का प्रभाव, स्थूल प्रभाव आपको दिखाई देता है। कई फलों पर, वृक्षों पर, पशुओं पर, जानवरों पर भी चंद्रमा का यह प्रभाव दिखाई देता है। तो इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट होता है, ऐसा नहीं कि वो कोई छुपा हुआ प्रभाव होता है। तो मन की स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, मनोबल कैसा होगा, मन कैसा होगा, मानसिक स्थिति कैसी होगी, यह सब हम चंद्रमा से देखते हैं।
चंद्रमा के साथ कितने ग्रहों का संबंध बन रहा है, चंद्रमा पर कितने ग्रह दृष्टि डालते हैं, कितने ग्रह उसके साथ बैठते हैं, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा मन है, संबंध बनाने में ये सबसे नंबर 1 है। इसलिए हम चंद्रमा से अपनी माता को देखते हैं और माँ तुल्य महिलाओं को देखते हैं। जैसे कि हमारे रिश्ते में जो बड़ी महिलाएं हैं, घर की बड़ी महिलाएं, आपकी माँ हो सकती हैं, मौसी हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं, नंबर 1 पे सिर्फ माँ को ही देखते हैं, माँ को ही देखते हैं। और यदि चंद्रमा, कहते हैं कि यदि चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में अगर बैठते हैं, पहले भाव में, अगर क्षीण नहीं है, कोई कुछ दोष नहीं हो रहा है, अगर प्रथम भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो ऐश्वर्यशाली बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, संगीत प्रेमी बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, यदि चंद्रमा आपके प्रथम भाव में है तो एक मंत्र ले लीजिए, एक उपाय ले लीजिए। क्या? माता की सेवा करते रहिए, अपनी माता की सेवा करते रहिए। माता पिता की सेवा अगर आप करते रहेंगे तो हमेशा लाभ में रहेंगे, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर प्रथम भाव में चंद्रमा है तो भाव के दृष्टिकोण से हम थोड़ी चंद्रमा की चर्चा आज कर लेते हैं, भाव के दृष्टिकोण से, और फिर कुछ चीजें अंत में बताएंगे। तो चंद्रमा अगर प्रथम भाव में है, लग्न कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा है, अर्थात लग्न राशि और चंद्र राशि जब एक हो जाए, लग्न राशि और चंद्र राशि जब एक हो जाए, चंद्रमा लग्न में बैठेंगे तभी यह संभव है, तो माता पिता की सेवा जितनी करेंगे उतना भाग्यशाली बनेंगे। और उसमें भी विशेषकर मां की सेवा, जितनी माता की सेवा करेंगे, जितने मां को प्रसन्न रखेंगे, आप अपनी माता को जितना प्रसन्न रखेंगे उतने अधिक आप भाग्यशाली बनेंगे, उतने अधिक आप भाग्यशाली बनेंगे। वर्तमान में अगर कोई उदाहरण देना चाहें, चलिए वर्तमान में एक उदाहरण अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री इसके उदाहरण है। लग्न में चंद्रमा का होना और माता की सेवा करना, ठीक है। तो जितनी आप मां की सेवा करेंगे, प्रथम भाव में अगर चंद्रदेव बैठे हैं, जितनी माता की सेवा करोगे और जितनी मां तुल्य, एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि मां ना जीवित रहे, वैसे माता दीर्घायु होती हैं, जिसके भी लग्न में माता चंद्रमा बैठा उनकी माता दीर्घायु होती हैं, ये भी साथ में देखने को मिलता है। लेकिन यदि कोई दूसरे ग्रह कुछ और समीकरण बिगड़ रहे हों और माता की मृत्यु भी हो जाती है, तो माता तुल्य जितनी भी महिलाएं हैं, माता तुल्य जितने भी महिलाएं हैं, उनकी सेवा कर लीजिए, उससे भी बहुत लाभ होगा, जो मां तुल्य महिलाएं हैं। तो ये चंद्रमा प्रथम भाव में होना चाहिए। लग्न कौन सा है, राशि कौन सा है, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, भाव की बात कर रहा हूं, बस काल पुरुष की कुंडली से समझ लीजिए। चलिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर दूसरे भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति धनवान होता है और अपने धन से कमाता है, मन का भी मजबूत होता है, परिवार से भी मजबूत हो जाता है। अगर गरीब परिवार में भी जन्म लिया है तो धनवान जरूर हो जाएगा बड़े होकर, ठीक है। मधुर भाषी होगा, स्वीट हो सकता है कि प्रारंभ में गरीब हो लेकिन बाद में धन आता है उस व्यक्ति के पास। चंद्रमा अगर मारक रूप में भी है तो भी दूसरे भाव में धन लाकर देगा, वाणी मधुर कर देगा, मीठी वाणी कर देगा, संगीत के क्षेत्र में भी जाने के लिए अच्छा योगदान दे देगा, ठीक है। और व्यक्ति अपने दम पर धन कमाता है। ऐसे लोग ज्यादातर अपने दम पर, अपने गुणों से, अपने टैलेंट से वो धन कमाता है और वो जो धन है उसको भोगता भी है। धनवान होने का बहुत अच्छा योग बना देता है अगर चंद्रदेव दूसरे भाव में हो, और ये पक्का होगा। हाँ, ये एक बात इसमें मैं कह दे रहा हूं,
कुछ लग्न के लिए, कुछ राशियों के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रारंभिक जीवन में गरीबी उसे मिले, लेकिन वो गरीब होकर मरेगा नहीं। अगर दूसरे भाव में चंद्रमा है तो ऐसा फल देखने को मिलता है। मन मजबूत होता है क्योंकि दूसरा भाव उच्च भाव है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव उच्च भाव है चंद्रमा का, तो चंद्रमा यहां मजबूत ही होता है। जब भी हम कोई लग्न से देखते हैं या हम चंद्र राशि से जो भी हम देखते हैं चंद्रमा को, अगर हम लग्न से देख रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि दूसरे भाव में 8 नंबर राशि है, वृश्चिक राशि है, नीच का हो जाएगा चंद्रमा, लेकिन उसका संबंध वृषभ राशि से भी बनेगा। अगर वहां वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि से संबंध तो उसका बन रहा है, लेकिन वृषभ उसका नैसर्गिक स्थान है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा घर वृषभ राशि का है, तो वृषभ राशि से भी संबंध बनाकर वो शुभ करेगा, दूसरे घर का जरूर शुभ कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा किसी गलत भाव का हो तो उस भाव को खराब कर सकता है, लेकिन दूसरे घर का शुभ करेगा। कम से कम जो दूसरे भाव के कारक वस्तुएं हैं, धन, कुटुंब और वाणी, उनके संदर्भ में वो शुभता जरूर लाएगा। हो सकता है कि प्रारंभिक जीवन में ना दिखाई दे, बाद में जरूर ये चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो चंद्रमा का फल इस प्रकार से मिलता है। यदि तीसरे भाव में है, यदि तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव के लिए कहा जाता है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रदेव यदि तीसरे भाव में है तो उस व्यक्ति को धन की कमी नहीं होगी। धन की कमी नहीं होने का मतलब दूसरे भाव में बताएगा कि वो खूब धन कमाएगा। जी हाँ, धन कमाएगा और धन का उपभोग करेगा। ये दोनों बात दूसरे भाव से देख लेते हैं। और पहले भाव में अगर माता है और माता की सेवा करता है तो अत्यंत भाग्यशाली होगा। इतना भाग्यशाली कि यशस्वी, भाग्यशाली, ये सारी चीज़ें उसे मिलती हैं अगर प्रथम भाव में चंद्रमा हो। और एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, उदाहरण भी दे दिया। चलिए, ठीक है। अब अगर चौथे भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा का अपना घर हो जाता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा अपने घर में ना उच्च का होता है ना मूल त्रिकोण का होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी शुभ फल देगा, वहां पर अत्यंत शुभ फल देगा क्योंकि स्वगृही हो रहा है। और स्वगृही होकर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति चंद्रमा अगर चौथे घर में हो, अपने सुख के ऊपर यदि वो खर्च करता है, सुख के ऊपर भी खर्च करे या दान पुण्य भी करे, यदि वो खर्च करता है विशेष रूप से अपने परिवार के ऊपर, सुख के ऊपर, यदि वो खर्च करता है तो उतना और कमा लेगा। मतलब कि जितना खर्च करेगा उतना कमाएगा। एक और शर्त यहां लागू हो जाएगी, चौथे भाव में चंद्रमा अगर, चंद्रदेव अगर बैठे हैं, अगर खर्च नहीं करोगे, अगर खर्च नहीं करोगे तो इनकम में भी कमी आ सकती है। ये बताया गया है, अगर खर्च नहीं करोगे तो इनकम में भी कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब पंचम भाव, यदि चंद्रदेव किसी के पंचम भाव में है, यदि चंद्रदेव किसी के पंचम भाव में है, पांचवें भाव में है, तो बहुत शुभ माने जाते हैं। पंचम भाव में है तो बहुत शुभ माने जाते हैं। बुद्धि बड़ी शुभ होती है, व्यक्ति क्षमावान होता है। और कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर सटीक साबित होते हैं। तो पंचम भाव के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति धर्म का कार्य करे। जैसे कि प्रथम भाव में कहा गया कि यदि माता की सेवा करता है तो अत्यंत यशस्वी होगा, भाग्यशाली होगा, यदि माता की सेवा करता है तो। और यदि पंचम भाव में चंद्रदेव हैं तो धर्म का काम करे। जितना धर्म का काम करेगा उतना भाग्यशाली होगा। यदि पंचम भाव में आपके चंद्रमा हैं तो जितना धर्म का काम करेंगे उतना भाग्यशाली आप बनेंगे।
ऐसा माना गया। छठे भाव में चंद्रमा खराब होता है। एक तो बुद्ध देव की कन्या, काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि है, वहां पर छठे भाव में चंद्रमा निश्चय रूप से थोड़ा खराब होता है। अच्छा फल वहां पर देते हुए नजर नहीं आता। रोग पैदा कर सकता है, ऋण लेने की भी अवस्थाएं थोड़ी बना सकता है, थोड़ी आर्थिक तंगी दे सकता है, ज़्यादा खर्चीला बना सकता है, ज़्यादा खर्चीला आपको बना सकता है। पैसे की कमी फिर भी आ सकती है उसके कारण से। ऐसी स्थिति छठे भाव में अगर चंद्रदेव आते हैं तो छठा भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सप्तम भाव केंद्र भाव है, एक बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है। बस एक, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा का मेल यहां पर होता है, शुक्र और चंद्रमा का मेल होता है, तो व्यक्ति जो है यह कहा जा सकता है कि अपनी मर्जी से विवाह करेगा। ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा ही करेगा। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि हो सके, क्योंकि मन और विवाह, शुक्र माते लक्ष्मी और माता वहां पर बैठ गए तो धनवान तो बनाता है, व्यवसायी बनाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है तो बहुत शुभ फल देता है। सप्तम भाव का चंद्रमा अत्यंत शुभ फलदायी होता है। धैर्यवान होता है व्यक्ति, विचारक होता है, क्योंकि लग्न पर भी उसकी दृष्टि जाती है। मन से बहुत मजबूत होता है, लेकिन बहुत कुशल व्यापारी होता है। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे तो बहुत कुशल व्यापारी माना गया है चंद्रमा के लिए, ठीक है। अगर चंद्रमा नवम भाव में चला गया, परम मित्र के घर में चला गया, बृहस्पति देव के घर में अगर चंद्रमा यहाँ पर चला गया, तो इस भाव में चंद्रमा नवम भाव में अत्यंत शुभ फलदायी होता है। जैसे कि समझ लो आपके हाथ में मोतियों से भरा हुआ कटोरा हो, पात्र हो, मोतियों से भरा हुआ आपका पात्र हो, आपको अत्यंत धार्मिक बनाता है, निश्चल मन देता है, निर्मल मन देता है, भक्ति मार्ग में लगाता है, योगी बनाता है, भावनाओं को, इमोशंस को धर्म से जोड़ देता है, भावनाओं को, इमोशंस को पिता से भी जोड़ देता है। तो पिता के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है चंद्रमा यहां पर। वैसे माता का कारक है, पिता के लिए जितना अच्छा सूर्य हो सकता है उतना हम चंद्रमा को नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा यहां पर शुभ फल देना शुरू कर देता है। यदि नवम भाव में चंद्रमा है, शुभ है, कोई ग्रहण या कुछ व्यवधान, क्योंकि चंद्रमा बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है। ये बहुत जल्दी, मात्र एकादशी से लेकर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि तक ही ये अच्छा माना जाता है। बाकी अवस्थाओं में क्षण भी माना जाता है। हाँ, अगर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि चली जाए चंद्रमा के ऊपर, राहु केतु की दृष्टि अच्छी नहीं मानेंगे, दृष्टि जाती है तो चंद्रमा बलवान हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छा करता है। ये रिश्तों का ग्रह है, संबंधों का ग्रह है। ये संबंध तोड़ता नहीं है, संबंध बनाता है, रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा की दशा में, अगर आपका चंद्रमा शुभ है तो चंद्रमा की दशा में ज्यादातर रिलेशनशिप, शादी ब्याह की बात हो गई, या फिर बिजनेस रिलेशनशिप भी आपको करना है तो चंद्रमा जो है संबंध बनाने का काम करता है। रिलेशनशिप का यह ग्रह है। सूर्य रिलेशनशिप को तोड़ने वाला ग्रह बन जाता है तो चंद्रमा बनाता है। तो इसलिए माता का कारक है, माँ का कारक, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम क्लोज रिलेशन अपना संसार में, हम क्लोज रिलेशन किससे देखते हैं तो माँ से देखते हैं, माँ से देखते हैं हम। तो इसीलिए माँ से हम रिलेशनशिप देखते हैं तो संबंधों का कारक बना देता है। तो चंद्रमा इन सब विषयों को हमारे जीवन में अगर 9वें भाव में है तो अच्छा, अगर 10वें भाव में चला गया अच्छा भी है और थोड़ा खराब फल भी देता है, क्योंकि कर्म का भाव है वो। वहां से हम ज्यादा संबंध को नहीं देखते, भाग्य को नहीं देखते, मन को नहीं देखते, कर्म को देखते हैं हम। तो जी हाँ, चंद्रमा
हमेशा चलाए, सबसे स्पीड से, सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, तो कर्म में तो वो लगाएगा लेकिन बहुत अच्छा फल नहीं देता, कई बार वो ज्यादा एक्टिव कर देता है। कार्य कुशल बनाएगा लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिव भी कर सकता है, ज्यादा एक्टिव भी कर सकता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें वो कमी लाता है दसम भाव में। और वैसे भी दसम भाव में मंगल और सूर्य अच्छे होते हैं, क्रूर ग्रह हैं और ये सौम्य ग्रह है, तो क्रूर ग्रहों को वो भाव सपोर्ट करता है। क्रूर ग्रहों के लिए वो भाव ज्यादा अच्छा माना जाता है, दसम भाव। शुक्र के लिए, चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता दशम भाव, ध्यान रखिएगा। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में भी बीच में रहता है, अच्छा बुरा दोनों फल दे सकता है। हाँ, एक बात तय है, आय बनाकर रखेगा, लेकिन आय को फ्लक्चुएट करेगा। इनकम कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, ये देखने को मिलेगा। जब चंद्रमा एकादश भाव में चला जाएगा तो ऐसी स्थिति बना सकता है। अगर मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और एकादश भाव में, तो सैलरी तो फिक्स है ना, सैलरी तो फिक्स है, तो कम ज्यादा होने का मतलब नहीं है जी, नहीं। फिर भी खर्चा करवा देगा, खर्चा करवा के वो कम ज्यादा करवा देगा कि देखो भाई। तो 11th हाउस में थोड़ा सा एक इस तरह की प्रॉब्लम वो ला सकता है। द्वादश भाव में चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता, द्वादश भाव में भी चंद्रमा को बहुत शुभ नहीं मानते हैं, ज्यादा खर्चीला बना देगा, चिंतनशील एकांत प्रिय कर देगा, ऐसे होने की संभावनाएं होती हैं। क्रोधी बना देगा, कफ का विकार भी चंद्रमा देता है, ध्यान रखिएगा, कफ विकार भी चंद्रमा देता है। अगर चंद्रदेव शुभ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अशुभ हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें बताई गई हैं ध्यान रखिएगा। चंचल मन हमेशा चंचल ही होता है, चंद्रमा भी चंचल है। कोई ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वो अच्छे और बुरे बनते हैं। कोई जन्म कुंडली ना बहुत अच्छी होती है ना बहुत बुरी होती है, सब में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता है, इसीलिए इससे परेशान नहीं होना चाहिए। और चंद्रदेव का क्या उपाय हो सकता है, खुद से सोचिए आप, चंद्रमा का क्या उपाय हो सकता है। चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा किसका कारक है, माता का कारक है। चंद्रमा जल का, दूध का, मिल्क, दूध हमें कहां से मिलती है, मां से प्राप्त होता है। गाय से मिलते हैं तो हम गाय को भी माता बोलते हैं, गौ माता कहते हैं, ठीक ना। तो यदि नंबर 1 पर अगर मैं कहूं कि चंद्रमा को अगर आपको बलवान करना, अगर क्षुण है, कमजोर है चंद्रमा, या केंद्रुम योग जैसी स्थिति बन रही है, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ, राहु केतु के अलावा कोई उसका साथ नहीं है, ना आगे पीछे ना किसी की दृष्टि है उसके ऊपर, ऐसी कोई स्थिति बन गई है और शुभ है, तो निश्चय ही चंद्रमा के तत्वों को बढ़ाइए। और यदि कहीं से अशुभ है तो चंद्रमा के तत्वों को कम कर सकते हैं या उसका दान कर सकते हैं, जैसे दूध का दान करना, खीर बनाकर दान करना, चावल का दान करना, इस तरह की बातें आती हैं। सफेद वस्त्र ज्यादा बहुत अशुभ होता है, लेकिन ये सब बातें हैं। मुख्य रूप से चंद्रमा, उपाय हैं ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, आपके मेंटल स्टेबिलिटी को दिखाता है। अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो बहुत मजबूत कॉन्फिडेंस, एक बैलेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देता है। एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रमा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देता है। ओवर कॉन्फिडेंस कौन देता है, ओवर कॉन्फिडेंस कौन देता है, राहु देता है।
और राहु चंद्रमा की स्थिति बन जाए तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल अनस्टेबिलिटी देता है। अगर राहु चंद्रमा का संपर्क बने, चंद्र ग्रहण लगे तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी दे देगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकता है कभी और नुकसान करवा सकता है। राहु ओवर कॉन्फिडेंस देता है, चंद्रमा कॉन्फिडेंस देता है। एक बैलेंस, अगर मजबूत चंद्रमा है तो एक बैलेंस कॉन्फिडेंस उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर रहेगा, मन की मजबूती उसकी बनी रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत तेज चलने वाला और अपनी हमेशा अपनी स्थिति को बदलने वाला ग्रह है, तो फ्लक्चुएशन तो लाएगा, नहीं लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी आपका माइंड सेट हो, कैसा भी आपके मन में विचारधारा चल रही हो, आप चेक कर लीजिएगा, 2.25 दिन बाद उसमें बदलाव जरूर आएगा आपकी सोच में। यदि आप किसी पे शक कर रहे हैं, मान लीजिए कि पति को पत्नी पे शक है, 2.25 दिन के बाद चेंजेस जरूर आ जाएंगे। यदि आप भयभीत है कि फलाना व्यक्ति आपको मार सकता है या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो 2.25 दिन बाद उसमें परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। आपके मेंटल स्टेटस में जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे बेहतरीन उपाय अगर चंद्रमा का कुछ हो सकता है तो वो ध्यान योग है, मेडिटेशन है। आप ध्यान कीजिए, अपने फोकस को बढ़ाइए, अपने फोकस को बढ़ाइए, आप ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। अपने फोकस को जितना बढ़ाएंगे, माइंड के स्टेबिलिटी को जितना बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आ जाएगी। यदि चंद्रमा का अशुभ फल आपको मिल रहा है तो चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आ जाएगी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, यदि आप ध्यान योग करते हैं तो। यदि आप साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड है चंद्रमा के कारण जो आता है, मून के कारण ही आता है, उसमें आपको कमी दिखाई देगी। ठीक है, माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो आपको स्थिरता उसमें आने लगी। ध्यान करना, ध्यान योग करना। और दूसरी बात, एक और मैं अच्छी चीज आपको बता रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभूति है, व्यक्तिगत अनुभव है। किसी जलाशय के पास, किसी झील के पास, किसी नदी के किनारे, समंदर के किनारे, यद्यपि समंदर शोर बहुत करता है, खासकर अगर आप बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते हैं तो वहां लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, आवाज बहुत करता है। लेकिन किसी झील के किनारे, किसी नदी के किनारे यदि आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, या किसी नदी के स्रोत पर, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऐसी जगहें हैं, यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको विशेष ध्यान का अनुभव होगा। यदि आप प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसका भी विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि जहां भी पानी होगा वहां ऑक्सीजन लेवल हाई होगा। जहां भी जल का स्रोत बहुत बड़ा होगा वहां ऑक्सीजन लेवल आपको हाई मिलेगा। नेचुरल चीज है, प्राकृतिक साइंटिफिक बात है। ठीक है, तो वहां पर ध्यान करना, प्राणायाम करने का विशेष लाभ आपको मिलेगा अगर आप नदी के, और विशेषकर जिनका चंद्रमा शुभ है और कमजोर पड़ रहा है, अस्त हो रहा हो, या फिर ज्यादा सपोर्ट उसे ना मिल रहा हो दूसरे ग्रहों का। चंद्रमा को दूसरे ग्रहों का सपोर्ट चाहिए, सबके साथ कनेक्शन बना लेता है वो, इसीलिए चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। कोई भी ग्रह चंद्रमा का शत्रु नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बुध का शत्रु चंद्रमा हो, लेकिन चंद्रमा के लिए बुध शत्रु नहीं है। सबके साथ रिलेशन मेकिंग। तो एक और ध्यान दीजिए, चंद्रमा अगर दूसरे भाव में चला जाए, तीसरे भाव में रहे, दोनों में, दूसरे और तीसरे दोनों में कम्युनिकेशन स्किल देता है, नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल देता है लोगों को। प्राकृतिक रूप से उनको कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर आता है अगर चंद्रमा दूसरे तीसरे भाव में जाता है। हालांकि तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं तो और भी ग्रह कम्युनिकेशन स्किल इसमें दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा है तो जरूर देगा। कम्युनिकेशन स्किल, संबंध बनाने की एक शक्ति देता है उन्हें। रिलेशन स्टैब्लिश, जो लोग पब्लिक रिलेशन, पीआरओ का काम करते हैं, अगर मून बहुत सपोर्ट में है, बहुत अच्छा है चंद्रमा, तो बहुत अच्छा पीआरओ का काम कर लेते हैं। पब्लिक रिलेशन बनाना, लोगों से रिलेशन बनाना, कहीं जाकर डील करना है, कहीं जाकर बातें करनी है,
ठीक है ना। कहीं अगर डीलिंग करना है, उस व्यक्ति को बिजनेस डील करना है, कुछ भी काम करना है, तो बहुत अच्छा उसको बनाता है और एक अच्छी कन्विंसिंग पावर भी दे सकता है, अगर बुध का भी अच्छा योग बने। एक बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा की शुभता बुध पे भी निर्भर करती है। अगर बुध बहुत अच्छा है तो चंद्रमा भी बहुत अच्छा फल देता है, ऐसा पाया गया है। बृहस्पति का भी अच्छा होना चाहिए वैसे तो। चलिए ठीक है, तो चंद्रमा मन है, मन पर इसका प्रभाव सीधा दिखाई देगा, चेक कर सकते हैं। 2.25 दिन में बदलेगा आपका मेंटल स्टेटस, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसमें परिवर्तन जरूर आएगा 2.25 दिन बाद। ठीक है, ये हमें, हाँ, बहुत ही खराब परिस्थिति से चंद्रमा गुजर रहा हो और बहुत अशुभ हो रहा हो तो निश्चय ही डिप्रेशन जैसी बीमारी, मेंटल अनस्टेबिलिटी का देना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं तो वो अच्छा भी आता है। तो चंद्रमा को हम समझे और इसका प्रभाव सबसे नज़दीक में देखने को मिलता है। समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटों पर दिखाई देता है, समुद्र की लहरों पर दिखाई देता है। ना विश्वास हो तो कभी खुद जाकर समुद्र के किनारे जाइए और एक हफ्ता रह लीजिए। एक हफ्ता नहीं, एक पखवाड़ा रह लीजिए, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, या फिर पूर्णिमा के एक हफ्ते पहले चले जाइए और अमावस्या के बाद वहां से लौटिए। कभी जगन्नाथपुरी चले जाइए, कभी ऐसी जगहों पर आप चले जाइए और देखिए लहरों की चाल कैसे बदलती है। अब ये बात आप पूछेंगे, मैंने खुद अनुभव किया, तभी ये बात भी मैं अनुभव से बता रहा हूं। जीवन में कुछ समय मैंने समुद्र के किनारे मुझे रहने का अवसर प्राप्त हो गया। वहां पर ऐसी बातें चलती थी, वहां के लोग इन सब बातों को मानते हैं कि आज पूर्णिमा है तो मछुआरे थोड़ा सावधान रहते हैं, जो मछली का जो व्यवसाय करते हैं वो बड़ा सावधान रहते हैं पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से, या अमावस्या है तो विशेष रूप से वो सावधान रहते हैं कि आज समंदर थोड़ा सा अस्थिर होगा, ज्यादा लहरें दिखाई देंगी और चंचलता ज्यादा दिखाई देगी सागर में, सागर की लहरों में लहरें बहुत पीछे से उठती हुई आएंगी और शांति नहीं दिखाई देगी समंदर के। उनको ऐसा पहले से अंदाजा रहता है, आपको साफ दिखाई देगा। कभी आप 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए समुद्र के किनारे रहें और डेली समुद्र के लहरों को नोटिस करें, डेली नोटिस करिए। लहरें एक जैसी नहीं रहती, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो जानते होंगे इस विषय को। और विशेषकर पूर्णिमा के समय क्या प्रभाव पड़ रहा है दिखाई देगा, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए, ये थे चंद्रमा के प्रभाव, और बहुत तेजी से बदलने वाला ग्रह। तो देखिए, मेंटल फोकस हमारा बढ़े, स्टेबिलिटी हमारा बढ़े, उसके लिए हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान योग हम करें, और चंद्रमा अशुभ हो तो फिर सफ़ेद रंग के कपड़े कम पहना करें तो अच्छा है। तो ये सब बात थोड़ी सी हम ध्यान दें तो निश्चय ही, और ध्यान करें, माइंड पर ध्यान दें, मन को हम मजबूत करें, सूक्ष्मता पर बहुत ध्यान दें, किसी विषय को सूक्ष्मता से समझें और मन को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। ध्यान योग करें, प्रैक्टिस करें। ध्यान योग करने से भी अचानक से तो फल मिलेगा नहीं, लेकिन शुरुआत कर देंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फल मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर साधना करते हैं मेडिटेशन, अब मेडिटेशन कोर्स भी होने वाला है 14 जुलाई से, ज़रूर आप इसको, पूरी तरह से माइंड पर फोकस है। जिन लोगों ने कोर्स किया है दे नो वेरी वेल कि पूरी तरह से मन के ऊपर ही फोकस है उसका। तो ये सब चंद्रमा के प्रभाव, और मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। ध्यान, अगर आप मेंटल अनस्टेबिलिटी से गुजरते, ध्यान तो करना ही चाहिए। और लेकिन पक्षपाती होकर ध्यान भी नहीं करना चाहिए। कई बार हम पक्षपाती होकर ध्यान करते हैं, हमें बिल्कुल शांत होने की कोशिश करनी चाहिए। मन की ऐसी अवस्था में जहां पर मन के पास कोई ट्रैक ना हो, कोई रास्ता ही ना हो, शांत हो जाए, स्थिर हो जाए,
शून्य की अवस्था बनने लगे, जैसे ध्यान योग में बताया जाता है कि आप बैठ जाओ और शून्य की अवस्था में बैठ जाओ, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ध्यान योग हम करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो 14 जुलाई से श्रावण मास भी देखिए, 14 जुलाई से श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। बहुत शुभ मुहूर्त है और बहुत शुभ अवसर है ध्यान योग करने के लिए। श्रावण का मास वैसे भी ध्यान योग के लिए, साधना के लिए अच्छा महीना बताया जाता है। इसमें करना चाहिए, विशेष रूप से करना चाहिए, साधना करनी चाहिए श्रावण के महीने में। बीच बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लग रहा है कि व्यवधान कुछ आ जा रहा है। बफरिंग आपको शायद कुछ दिखाई दे रही हो, डाटा प्रॉब्लम थोड़ा सा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो ठीक चल रहा है अभी फिलहाल। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हम। तो ये सारी बातें चंद्रमा के विषय में हमने की। तो ध्यान योग साधना का विषय, साधना का विषय है। साधना करेंगे, फोकस करेंगे, मन को नियंत्रित करने का प्रयास। अब मन को जबरदस्ती भी नियंत्रित नहीं करना चाहिए। ध्यान योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा यदि हम अच्छे से हम करते हैं ध्यान योग, तो निश्चय ही लाभ मिलता है। विशेषकर चंद्रमा के प्रभाव में हमें लाभ दिखाई देता है, माइंड का फोकस बढ़ जाता है। तो जरूर ध्यान योग करें, साधना करें, और ये मान के ना करें कि ध्यान योग करेंगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा या कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ना कार्य करें, माइंड को फोकस करें, सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें, चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें, मन मजबूत हो जाएगा, मन साथ देगा, फिर मन साथी बन जाएगा। फिर ठीक है, तो ये सब बातें समझे। चलिए अब चलते हैं आपकी टिप्पणी, आपके कमेंट को देख लेते हैं। थोड़ा सा व्यवधान मिल रहा है। अर्जन भाई, अमन कक्कर जी, जितेंद्र साहू जी, सतीश मास्टर जी, बहुत अभिनंदन है जी। देख लें थोड़ा सा कुछ व्यवधान क्यों आ रहा है बार बार। इस तरह का व्यवधान आना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते। सतीश मास्टर जी, अनिकेत सिंह जी, ओम नमस्ते, प्रणाम जी। मैंने आपको टेलीग्राम एंड आपके ईमेल आईडी पर कुछ क्वेश्चन लिखे थे, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है क्वेश्चन के रिगार्डिंग। पूछ लीजिए जी। अनिकेत सिंह जी ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, इतने सारे कमेंट करने की क्या आवश्यकता। आप एक ही कमेंट में पूछ लीजिए जो पूछना है, 1 से 2 कर लीजिए। चलिए ठीक है, क्या पूछते हैं। और कृपा करके जितने क्वेश्चन अभी हो सकते हैं उन्हें बता दीजिए। विनोद कुमार सूद जी, माधुरी कोले जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। पवन कुमार गुप्ता जी, हाँ ठीक है। फिर राशि तो एक ही राशि कई लोगों की हो सकती है ना, एक ही राशि कई लोगों की हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो राशि दयानंद सरस्वती की थी, जिसकी भी वो राशियां हैं कि सारे लोग वो काम कर रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर आपने बोला कि सब राशि के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये बात सही है कि चंद्र राशि ही देखी जाती है, राशि का प्रभाव होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की कोई राशि है,
तो वो राशि ना जाने संसार में कितने लोगों की है, आज भी कितने लोगों की वो राशि हो सकती है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि क्या सारे वही काम कर रहे हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती कर रहे थे? संत रविदास भी अगर राशि के अनुसार काम कर, तो प्रश्न उठता है कि क्या सारे ही राशि के अनुसार काम कर रहे थे? यह हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ व्यवधान के कारण पोजीशन बदला गया है, इसलिए हिल गया, एक बार आपने स्क्रीन हिल गया था। चलिए, तो राशि के कारण हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन। फिर से आपका बहुत व्यवधान, बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा तो नहीं होता है कि जो कनेक्शन है, जो वाईफाई कनेक्शन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है। अभी काफ़ी दिनों से नहीं हुआ, काफ़ी दिनों बाद ऐसा आज देखने को मिल रहा है। तो चलिए, फिर भी चर्चा को आगे बढ़ानी थी, काफ़ी लोगों ने आप, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा पर। जो कमेंट्स हम देख रहे थे, मैंने देखा कोई पढ़ रहा था मैं कमेंट कि मुक्ति वाली वीडियो देखी, उसमें आपने बोला है कि भगवान की कोई ऊपर आसमां में ऐसी जगह नहीं है जहां पर मुक्ति मिलती है, पर भागवत में तो लिखा है ऐसी जगह के बारे में। अब इस प्रश्न का उत्तर देने का मेरा पूरा मन है, लेकिन अभी भी जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जिज्ञासुओं, चर्चा शुरू रखें, जारी रखें, या रोक दिया जाए चर्चा को? ठीक है, तो इस व्यवधान के कारण ही चर्चा को आगे बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, फिर भी चर्चा को आगे बढ़ाना ही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बढ़ाना है। तो मुक्ति वाली वीडियो देखी है, उसमें आपने बोला है कि कोई ऊपरी जगह परमात्मा की नहीं है, भागवत में लिखा है कि ऊपर है। भैया अच्छी बात है, आपने भागवत में पढ़ा कि ऊपर है। अब आप पूछोगे कि भाई भागवत क्या गलत, झूठ बोलती है, सही बोलती है? तो मैं कहूंगा कि स्मृति पुराणों में जो स्मृति ग्रंथ है, भागवत एक स्मृति ग्रंथ है, सीधी सी बात। भागवत एक स्मृति ग्रंथ है। जब हम भागवत महापुराण की बात करते हैं, जब हम पुराणों की बात करते हैं, तो पुराण स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। हाँ, उनमें वैदिक विचारधारा हो सकती है, उनमें सांख्य की विचारधारा भी मिल जाएगी, भागवत में मिल जाएगी सांख्य की विचारधारा। कपिल मुनि ने मुक्ति का मार्ग दिखाया, अष्टांग योग दिखाया। मुक्ति का मार्ग क्या दिया था माता देवहूति को श्रीमद् भागवत महापुराण में? कौन सा मुक्ति का मार्ग कपिल मुनि दे रहे हैं? तो अष्टांग योग ही दे रहे हैं, सांख्य योग ही दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपने भागवत में कहीं पर पढ़ लिया कि लिखा हुआ है कि आसमान में ऊपर कोई जगह है, ठीक है, यदि भागवत में आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी भागवत पढ़िए। कहीं पर कोई बात पढ़कर निर्णय मत ले लीजिए, पूरी भागवत पढ़िए। और मैं तो हमेशा ये बात कहता रहूं, वाल्मीकि रामायण में भी मिलावट है और पुराणों की कथाओं में भी मिलावट है। बाकी जिसको जो मानना है मानते रहो, ठीक है, आपको जो मानना है, जो अगर आपको आसमानी ताकत को मानना है मानते रहो,
लेकिन यह जो बात है लेकिन यह जो बात है कि मुक्ति हमें मिलेगी योग मार्ग से, अपने भीतर अपने ही उसमें मिलेगी, ये प्रैक्टिकली प्रूव हो रहा है। हम अगर ध्यान साधना करें तो हम खुद प्रैक्टिकली इस बात का अनुभव कर सकते हैं, और लंबे समय तक अगर हम ध्यान योग का अभ्यास बनाए रखें तो बहुत आसानी से अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जो हमें परम शांति का अनुभव कराती है, आनंद का अनुभव कराती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें लग जाता है, पता चल जाता है कि जी हाँ, अभी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अगर हम ध्यान करते रहेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। और जब भी आप लिखा करें कि भागवत में लिखा है ऐसा, तो प्रमाण के साथ लिखा करें। आप भागवत के उस अध्याय का, अगर भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 उसके अध्याय हैं, तो किस स्कंद में कहां पर किस चर्चा में ऐसी बात लिखी गई है वो लिख दिया करें, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा शुभ रहेगा। ठीक है, तो आपकी पुष्टि बढ़ जाएगी, हाँ ये आदमी बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन भागवत में क्या लिखा है, किसी एक स्थान पर लिखी हुई बात को हम गीता की व्याख्या की है, उसमें भी ये बात मैंने बहुत जोर देके बोला है, कोई एक श्लोक को सुनाकर रट कर मत बोलिए कि कृष्ण ने ऐसा कहा है। जिनको मनमर्जी करनी है कृष्ण के नाम पर, अपने गुरुडम को थोपना है, वो लोग ऐसे काम करते हैं। पूरी गीता पढ़िए ना, पूरी गीता में कहां पर क्या लिखा है, तो किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। दूसरी बात वही भागवत के संदर्भ में भी है, पूरी भागवत में क्या लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि भागवत में लिखा है कि कहीं आसमान पर कोई मुक्ति हो जाएगी, मैं कह रहा हूं भागवत में लिखा हुआ है कि भीतर में ही मुक्ति हो जाएगी, मैं अपने प्रमाण दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, जिसके कारण दिक्कत आ रही है, मौसम खराब है, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। जिज्ञासु मित्रों, बहुत अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लाइव सेशन में पूरा करने में दिक्कत आ रही है। तो इस लाइव सेशन को अब आगे बढ़ाया जाएगा। कल हम, आपने जो भी प्रश्न पूछे हैं, वो कल पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।